नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यूपी के 51 योद्धा। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। और इस तस्वीर में जो सबसे आगे जो शख्स दिख रहा है वो दुनिया का सबसे ताकतवर, राजनीतिक रूप से भले ही अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष बहुत ताकतवर हों, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत का सबसे ताकतवर राजनेता और दुनिया में भी जिस राजनेता की साख, उस शख्स की ये तस्वीर है। और उसके पीछे, इस योद्धा के पीछे उनकी टीम है जिसमें बहुत सारे नाम आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। उनके लेफ्टिनेंट के रूप में भले ही अमित शाह काम करते हों, लेकिन मंत्रिमंडल में उनके लेफ्टिनेंट के रूप में उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो राजनाथ सिंह का। ठीक पीछे नरेंद्र मोदी के राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। साक्षी महाराज राजनाथ सिंह के बगल में, राजनाथ सिंह के वैसे भी करीबी हैं और इस तस्वीर में भी काफी करीब नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी भी नेतृत्व के काफी करीब नेता मानी जाती हैं, वो भी इस तस्वीर में वैसे ही नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी, एक महिला शक्ति का चेहरा। अजय मिश्र टेनी, विवादास्पद चेहरा, लेकिन जाति गणित के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण। महेंद्र नाथ पांडे, सीधे सरल सच्चे इंसान के रूप में लोग इन्हें जानते हैं, वो नजर आ रहे हैं। इतनी सारी जो तस्वीरें हैं, बातें हैं, और इनके समेत और जो सबसे दाएं तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे देवेंद्र सिंह भोले हैं, कानपुर देहात के अकबरपुर सीट से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी 51 योद्धाओं की टीम की घोषणा आज कर दी गई है। ये टीम चुनाव लड़ने के लिए है। वैसे तो पूरा देश नरेंद्र मोदी की टीम है, लेकिन उनका गृह राज्य जहां से वो लड़कर प्रधानमंत्री बने 2 बार और तीसरी बार उनकी तैयारी है, काशी से वो सांसद होते हैं। और आज बीजेपी ने, जब विनोद तावड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय में जब उन्होंने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी के देश भर के उम्मीदवारों की, तो सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का इस लिस्ट में घोषित किया गया काशी से। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे नाम, तरह तरह के से लोग। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह मामा को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। बहुत सारे और सबसे निश्चित तौर पर वो तस्वीरें भी दिखाई जाए, हमारे साथी कह रहे हैं शिवराज सिंह पत्नी से टीका करवा रहे हैं, वो सारी तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान, ऐसा लग रहा था मामा नाराज हैं, उनको भी अपना इस मैदान में उतारा गया है। इसी तरीके से दिल्ली में जो 5 सिटिंग सांसदों में 4 का टिकट काट दिया गया दिल्ली में, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसा क्यों? क्या ये गठबंधन का असर है कि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, या प्रधानमंत्री इन सांसदों के कामकाज से नाराज थे? ये बहुत बड़ी वजह होती है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूपी के 51 योद्धाओं की। जो बीजेपी के 51 योद्धा मैदान में उतरे हैं, उन पर हम आज बात करेंगे इस कार्यक्रम में, जो हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, यूपी के 51 योद्धा। दरअसल जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, अगर प्रधानमंत्री ने यह नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार कैसे होगा? बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत लंबी सर्जरी होगी। हम तो महीनों से देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 34 सांसदों के टिकट कटेंगे, 45 सांसदों के कटेंगे, देश भर में सर्जरी हो जाएगी। कल रात तक भी ये था कि भाई 100 सांसदों के टिकट कट जाएंगे, बहुत सारे करीब 35-34 मंत्रियों के टिकट कट जाएंगे। इसके उलट हुआ कि 34 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को दोबारा रिपीट किया गया है। जो आज की पहली लिस्ट आई है 195 की, 543 सीटें हैं और उसमें बहुत सारे गठबंधन के लोगों को जाती है। लेकिन बात हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में 74 सीटें लड़ सकती है, और उसने इन 74 में 51 सीटें, बहुत सगुन वाला नंबर है। अगर किसी को दक्षिणा पंडित को देनी होती है अपने शुभ कार्य के बाद, तो 51 रुपये दक्षिणा दी जाती है। काम करते हैं, कोई कन्याओं का विवाह कराता है तो 51। आज बीजेपी ने यूपी में जो सबसे बड़ा मिशन है, मिशन 80, यूपी कहते हैं जो यूपी जीतता है वो देश पर राज करता है। तो क्या बीजेपी ने 51 का सगुन किया है उत्तर प्रदेश में,
ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में 51 में 47 पूर्व सांसदों जो मौजूदा सांसद थे, माफ कीजिएगा, जो मौजूदा सांसद हैं इस वक्त, उसमें 51 जो टिकट घोषित हुए उसमें 47 मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया है, दोबारा टिकट दिया गया है। उनके टिकट काटने की जो कयास थे वो निर्मूल साबित हुए हैं, सच साबित नहीं हुए हैं। तो क्या बीजेपी सर्जरी पर भरोसा नहीं कर रही थी? क्या एज इट इज जैसा था वैसे ही जा रही है? कोई जोखिम नहीं लेना चाहती बीजेपी टिकट काटकर कि कहीं जो टिकट कटने से कहीं ऐसा बवंडर ना क्रिएट हो, कहीं अनरिस्ट ना क्रिएट हो? ये एक बड़ा सवाल है। जो 51 में जो 4 टिकट नए हैं वो उसमें 2 टिकट ऐसे हैं कि ये चारों सीटें वो हैं जिनमें बीजेपी पिछली बार हारी थी और इसमें बीएसपी से आए लोगों को टिकट दिया गया है। वो चाहे अंबेडकर नगर हो, रितेश पांडे को दिया गया है, अमरोहा में दिया गया है, और जौनपुर में जहां बीजेपी हारी थी पिछली बार, बीएसपी का सांसद हुआ था, वहां कृपा शंकर सिंह को लेकर आया गया है, कांग्रेस के पुराने नेता जिन पर ढेर सारे आरोप लगते थे घोटाले के। बीजेपी के लोग बहुत जी भर के आरोप लगाते थे, उन कृपा शंकर सिंह को मुंबई से लाया गया है। कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र में वो गृह मंत्री हुआ करते थे, जौनपुर के रहने वाले कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। हेमा मालिनी को कहा जा रहा था कट जाएगा, रिपीट हो गया। अजय मिश्र पर इतने आरोप थे, इतना बवाल बवंडर, अजय मिश्र ट्रेनी गृह राज्य मंत्री, टिकट बरकरार है। कौशल किशोर को लेकर कहा जा रहा था मोहनलालगंज से, टिकट बरकरार है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। साक्षी महाराज को लेकर चर्चा थी कि इस बार महाराज ना बची हैं। उन्नाव की ये जो देशज भाषा है उसमें उन्नाव के तमाम, अभी मैं पिछले दिनों वहां एक कार्यक्रम में गया था, एक मांगलिक कार्यक्रम में, तो वहां चर्चा हो रही थी। हमने 2-4 लोगों से सवाल किया कि भाई महाराज तो लड़ रहे हैं कि नहीं इस बार? तो बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज यही बार ना बची हैं, बच गए महाराज, वही लड़ेंगे चुनाव। तो क्या ट्रस्टेड और उन लोगों को रखा गया, या विनेबिलिटी, जीतने की शक्ति, सामर्थ्य, जाति समीकरण, संतुलन, क्या इसको देखा गया है इन टिकटों में? ये बड़ा सवाल है। एक लंबी लिस्ट है। एक अगर सिरे से आप देखें, वाराणसी से मोदी हैं, कैराना से कहा जा रहा था कि हुकुम सिंह के किसी परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। प्रदीप कुमार कैराना से हैं, मुजफ्फरनगर से पुराने ही हैं। संजीव बालियान नगीना से ओम कुमार हैं, रामपुर से घनश्याम लोधी, पिछली बार जया प्रदा लड़ी थी, घनश्याम लोधी को लेकर आए हैं, वो विधायक भी हैं। परमेश्वर संभल से हैं, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर हैं, नोएडा से वही रिपीट हैं, महेश शर्मा, भोला सिंह, हेमा मालिनी, एसपी सिंह बघेल आगरा से, फतेहपुर से राजकुमार चाहर, एटा से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू। ये तमाम वही पुराने नाम हैं। झांसी से अनुराग सिन्हा, बांदा से आर.के. पटेल, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, अयोध्या से लल्लू सिंह। ये कहा जा रहा था कि लल्लू का टिकट बदल सकता है, लेकिन राम जी की कृपा लल्लू का भी टिकट वही रहा। आजमगढ़ से दिनेश लाल नेरहुआ भी लड़ेंगे, महेंद्र नाथ पांडे को भी वहीं से टिकट मिला है। चंदौली से, सलेमपुर से रविंद्र सिंह कुशवाहा, रवि किशन भोजपुरी स्टार, उनको भी टिकट मिला है गोरखपुर से, वो गोरखपुर के मौजूदा सांसद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग खुशी मना रहे हैं, ओम बिरला को भी टिकट मिल गया है। यहाँ तक कि डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को भी टिकट मिल गया है। इस बार कहा जा रहा था कि पाल साहब का पत्ता कट जाएगा। देवेंद्र सिंह भोले, बहुत सारे लोग उनका टिकट कटवाने में लगे हुए थे। एक युवा विधायक भी लगातार कोशिश में थे भारतीय जनता पार्टी के कानपुर से, लेकिन वो भोले का टिकट बरकरार। भोले भी चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से मौजूदा सांसद। हमीरपुर से पुष्पेंद्र चंदेल भी हैं, वैसे ही कि वैसे निरंजन ज्योति फतेहपुर से। सुब्रत पाठक इधर विवादों में आए थे, लेकिन उनका टिकट बरकरार रहा। विवाद अपनी जगह, विवाद दरकिनार, टिकट बरकरार। अमेठी से स्मृति ईरानी, मोहनलालगंज से जैसा मैंने बताया आपको, रामशंकर कठेरिया इटावा से, फरक्काबाद से मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत, धरौरा से रेखा वर्मा। पूरा का पूरा मतलब इसमें कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक जो थोड़ा सा नया नाम है श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, इनके बारे में बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, और नृपेंद्र मिश्रा इस वक्त राम जन्मभूमि ट्रस्ट के भी प्रमुख अंग हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। उनके बेटे साकेत मिश्रा को भी इस बार टिकट मिला है। हमारे साथ
कुछ वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हम आज एक्सक्लूसिवली यूपी के 51 पर ही चर्चा कर रहे हैं, बात देश की भी कर लेंगे, लेकिन यूपी के 51 योद्धा, प्रधानमंत्री, सबसे बड़े योद्धा उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी अमेठी, बहुत सारे, लेकिन वो टिकट अभी रोक रखे गए हैं। कानपुर नगर का सत्यदेव पचौरी का टिकट कटने की बात कही जा रही थी, वो टिकट रोका हुआ है। इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण का टिकट अभी घोषित नहीं हुआ है, और भी कई इस तरीके के जो गंगवार बरेली से उनका भी टिकट अभी नहीं घोषित हुआ है। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट घोषित नहीं हुआ। तो ये कुछ लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो अंडर स्कैनर हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत राजू जी, बहुत धन्यवाद। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी हमारे साथ बिहार झारखंड से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत चंदन जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भदौरिया जी से ही चर्चा की शुरुआत समझना चाहते हैं, चर्चा क्या समझना चाहते हैं कि बीजेपी की जो 195 की लिस्ट आई है, भदौरिया जी ओवरऑल आप देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा सर्जरी की कहीं गुंजाइश दिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है 3-4% भी नहीं है, तो मतलब 4% भी, 3-4% आप कह सकते हैं कि मुश्किल से। 51 में केवल 4 सांसद हैं बदले हुए, और उसमें भी वो उस जगह बदले हुए हैं जो टिकट बदले गए हैं जहां वो बीजेपी हारी थी पिछली बार। बाकी 47 सांसदों को रिपीट किया गया है। और जैसे दिल्ली में जहां आप हैं, वहां जो टिकट घोषित हुए उसमें 5 सिटिंग सांसदों में 4 का टिकट कट गया। तो ये लिस्ट किस बात को लेकर ध्वनित होती है? क्योंकि 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, बहुत सारे सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया गया है। ये लिस्ट क्या कह रही है, क्या रोड मैप बता रही है? बीजेपी का आत्मविश्वास झलक रहा है, या मजबूरी है कि नहीं काट देंगे टिकट तो हल्ला मचेगा? क्या स्थिति लग रही है आपको? धन्यवाद दुर्गेश जी। इस पूरी लिस्ट में मेरे को 2 चीजें नहीं समझ में आई। पहला, भारतीय जनता पार्टी अगर वो 400 सीटों की बातें कर रही है, 400 पार की बात कर रही है एनडीए की, तो ऐसी स्थिति में जो सीट है वो चीजें थोड़ी सी नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है उससे मेल खाती हुई नहीं दिखती है। आमतौर पे एक ऐसा होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए कुछ सांसदों के टिकट काटते हैं और वो नए चेहरे उतारते हैं। ये उनका एक चिर परिचित फार्मूला रहा है जो उन्होंने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर सब जगह इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में लेकिन ये फार्मूला दरकता हुआ दिख रहा है। इसकी मुख्य वजह जो मुझे समझ में आ रही है, पहला ये है कि इनके जो कई मुद्दे हैं, जैसे स्पेशली अगर हाल फिलहाल के अगर देखा जाए पिछले 1.5 महीने के अंदर, तो राम मंदिर का जो इन्होंने तूफान खड़ा करने की कोशिश की थी, वो तूफान इनका परवान चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, इनकी जो जमीनी स्तर पे जो एक अभी तक ये छवि बनी हुई थी कि जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कि ये सब ऊपर से कंट्रोल कर एक तो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट होता है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ही एक एक चीज को कवर कर लेंगे, कोई मायने नहीं रखता, केवल कमल का चिन्ह मायने रखता है। ये अभी हाल में दिल्ली में एक सम्मेलन में भी अपनी पार्टी के इन्होंने कहा, लेकिन वो इसके उल्टा रहा। यहाँ एक एक कैंडिडेट मायने रख रहा है। यहाँ टैनी बाबू भी मायने रख रहे हैं, अगर आप यूपी की बात करें, राजनाथ सिंह भी मायने रख रहे हैं। जबकि आप राजनाथ सिंह को भी देखिए, जो इनकी जो घोषित नीति थी 75 वाली, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। खुद मोदी जी भी उसके करीब पहुंच चुके हैं। चलो, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है कि भाई वो लीडर है, तो चलो आप 75 अभी पार नहीं हुए, इसलिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सूची के आधार पर कोई बहुत ज्यादा दमखम या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरी पड़ी है, केंद्रीय नेतृत्व विशेष तौर पर। अगर ऐसा होता, अगर केंद्रीय नेतृत्व अपने विश्वास से, अपनी आस्था से, या जो भी है अपनी रणनीति पर अगर इतना भरोसा करता, अपने गारंटियों पर इतना ज्यादा भरोसा करता, तो मुझे गुजरात नहीं समझ में आता। गुजरात में तो ये लोग 3-3 बार हो गए, 2-2 बार पूरी कैबिनेट बदल चुके, इसके बाद भी इन्होंने केवल 15 कैंडिडेट घोषित किए, बाकी 11 सीटें क्यों रह गई गुजरात में। या मैं इसलिए गुजरात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य का अगर दौरा करते हैं, अगर 5 साल का अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए, तो सबसे ज्यादा गुजरात का दौरा करते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात में उन्होंने कैबिनेट का पूरा कैबिनेट बदल डाली थी, चीफ मिनिस्टर समेत। उसके बावजूद आप केवल 15 ही कैंडिडेट घोषित कर पाए, 11 रह गए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी एक जो बात में मेरे को वो नहीं समझ में आई, दूसरा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में ये 28 सीटें जीत पाए थे, लेकिन इस बार 2 सीटें रह गई। क्यों? उनको उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर पाए? एक ये बात पल्ले नहीं पड़ी। दिल्ली में भी जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने कई बदले टिकट, लेकिन अभी भी 2 सीटें बाकी रह गई। ऐसा क्यों? जबकि जहां पर आप और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, जैसे जो करोल बाग, जो मतलब चांदनी चौक, जो सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति बनने वाली है, वहां तो उन्होंने टिकट घोषित कर दिया। वहां तो एक चर्चा भी थी कि शायद एक फिल्म सितारे को भी वहां पर अक्षय कुमार को उतारने की काफी चर्चाएं थी मीडिया में, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उन्होंने प्रवीण खंडेलवाल पर भरोसा किया। इसका मतलब कि वो जो चांदनी चौक की है, जो एक व्यवसायिक, जो जितने हैं व्यापारी हैं, उन सबको एकजुट करने के लिए हैं। लेकिन 2 सीटें घोषित करना करना ना करना, ये मेरे को भी नहीं समझ पाया। आपने बांसुरी स्वराज को तो दे ही दिया टिकट इसमें, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है। आप टिकट की घोषणा करने से पहले मुझे एक चीज नहीं पल्ले पड़ी। पहला, गौतम गंभीर आपका आज ही मतलब सूची घोषित करने से पहले कहते हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, चुनावी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। एक ऐसे ही दूसरा नाम एक आपका जयंत सिन्हा है, उनका भी यही आता है। पिछले चुनाव में भी आप याद करिए कि पानी वाली बाई ने, क्या सुमित्रा महाजन का, उनको उन्होंने भी खुद लिख कर कहा था कि हमको टिकट ना दिया जाए। ये एक ऐसी हवा है जो ये बताती है कि सब कुछ बहुत ठीक नहीं है। और अगर मुजफ्फरनगर की अगर आप सीट की बात करें, तो जिस तरीके से संजीव बालियान को टिकट दिया गया और हेमा मालिनी को जिस तरीके से रिपीट किया गया, तो ये बताता है कि केंद्रीय आलाकमान अपने कंधों पर, अपनी रणनीति पर 200% भरोसा करता हुआ इसके तहत नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि वो एंटी इंकम्बेंसी को पूरी तरीके से नहीं साध पा रहा है। जमीन मुझे थोड़ी सी दरकती हुई दिख रही है। हालांकि उन्होंने पहले घोषित किया, इसके लिए उनको श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन श्रेय भी कैसा? क्योंकि जब आप जानते हैं चुनाव आयोग से लेकर सब किस तरीके से चल रहा है, तो मुझे इसमें कोई बहुत मजबूती नहीं दिख रही, स्पेशली 2-3 राज्यों को लेकर। और बाकी जैसे जो चुनाव में जो होना था, जिन कैंडिडेट्स को आना था, आप ही ने भी एक बड़े अपने स्थानीय बोली में वो बात कहा कि उनका टिकट कट सकता है, फिर टिकट दे दिया गया। तो ये बता रहा है कि इनको अब अपने स्थानीय शासकों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास में अब कोई विकल्प नहीं है। दुर्गे ठीक जी। ठीक बात है, ठीक बात है। चंदन जी के पास मैं जाना चाहूंगा। चंदन जी, बीजेपी जोखिम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, वो मीडिया में हवाबाजी भी हो सकती है और गहराई भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा सीटें, वहाँ पर जिस तरह कहा जा रहा था कि 30-32 सांसदों का टिकट कट जाएगा, लेकिन जितने शुद्ध भाषा में यूपी में कहें कि वो जो जड़ीले सांसद थे, जो ताल ठोकते थे, और बहुत सारे इनमें जो नाम हैं, उन्होंने काम वाम नहीं किया है, ये तो तय है मैदान में। चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के मैदान में ज़्यादा रहते हैं, तो निश्चित तौर पर नाराजगी है लोगों में। लेकिन क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं तैयार हो पाया? या फिर जैसा आलोक जी ने कहा कि भाई कमल का फूल और योगी मोदी का नाम, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी को टिकट दे दो, क्या ये भी ये एक सोच रही होगी? क्योंकि जैसा विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को टिकट दिया गया और उनको विधायक बनाया गया, वो मंत्री बने। कई ऐसे जो पिछली बार के सांसद थे, जैसे राजस्थान में देखिए बालकनाथ हैं, उनको विधायक बना, उनको सांसदी का टिकट नहीं मिला। फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन जातीय क्षेत्रीय समीकरण के कारण उनको टिकट इस बार लोकसभा का मिला है। शिवराज सिंह चौहान लगातार फूट फूट कर रो रहे थे बहनों के साथ में, अपने भांजे भांजियों के साथ में। उन्होंने कहा लड़ाओ नहीं तो ये तो आंसुओं में बहा देंगे, लग रहा पूरा चुनाव। तो इस तरीके की कुछ जो व्यवस्थाएं रही, जिस तरीके से आलोक जी ने कहा कि बड़ा स्ट्रांग दिखता, जैसे एग्रेसिवली विधानसभा चुनावों में दिखा था, अभी जो हाल के 23 में हुए हैं, स्ट्रांग नेतृत्व, तो कुछ भी जो एंटी इनकम्बेंसी को टिकट काट के प्रो इनकम्बेंसी में बदल देने, वो फार्मूला इसमें नजर नहीं आ रहा। क्या कोई खास वजह है? कोई खास विश्लेषण आप करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक तो पहले अपने जितने उम्मीदवार हैं 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है। अभी कांग्रेस पार्टी या अन्य जितने इंडिया गठबंधन के अन्य दल हैं, उनमें से अगर छोड़ दीजिए छिटपुट, तो अभी भाजपा इस मामले में आगे बढ़ी है। दूसरी बात कि अधिक उम्मीदवार बदलने की जो संभावना थी या चर्चा थी, जो हम लोगों ने मीडिया में पढ़ा, लिखा और सुना लोगों को, तो उस परिस्थिति को हम लोग थोड़ा सा मीडिया पे ही रहने दें। मीडिया की गॉसिप का है, मीडिया का अपना आकलन का है, पत्रकारों का आकलन अनुमान का है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा चुनाव जो है वह मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाना है। तो यहाँ पे विधानसभा में
भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती थी 3 राज्यों में कि हम कैसे बेहतर कर पाए, वहां कैसे अपने राज्य बचा पाए और सरकार फिर से बना पाए। इसके लिए वहां पे उन लोगों ने सांसदों को भी दांव पे लगाया। यहाँ पे जब वोट पड़ना है मोदी के नाम पे, और आप देखें कि पूरे देश में अगर किसी सांसद ने, हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी सांसद जो है 100% परफेक्ट हो सकता है या पूरा काम किया हो। बहुत लोगों ने 10% काम किया होगा, किसी ने 80% काम किया होगा। कई लोग विकास के मामले में कई बार दोबारा गए नहीं। कुछ लोगों ने तो पहले ही सूची जारी होने के पहले कहा कि मुझे वक्त दे, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, चुनावी राजनीति से अलग होना है। तो ये कुल मिला के जो लबुलुआब है, ये यही है कि मोदी एक बड़ा फैक्टर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जोगी जी भी हैं। तो ये जो 2 फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जब चर्चा करेंगे तो इन दोनों फैक्टर के सामने उम्मीदवार कौन है ये मामला गौन हो जाता है, समझिए। इसके अब ये बात है कि जो लोग नॉन परफॉर्मिंग हैं उन लोगों को बदला जाना चाहिए। ये बात सब लोग मानते जानते हैं कि कई स्टेट में कई ऐसे सांसद हैं, हर राज्य में देखेंगे आप तो 20, 25, 30% ऐसे सांसद मिलेंगे जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग रहे और जनता उनसे नाखुश है, उनके कामकाज से। ऐसे किसी भी सांसद से खुश नहीं रहती जनता, ये बात सत्य है ना। वो कोई ऐसा सांसद नहीं मिलेगा आपको जिससे जनता बोल दे कि हाँ साहब इन्होंने काम किया हमारे क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर जो हम लोग कह रहे हैं वो है मोदी फैक्टर। अब मोदी जी को जब अपने ही नाम से वोट लेना है, कमल फूल के नाम से लेना है, तो आप किसी को उतार दो। इसलिए आप देखेंगे। हाँ तो चंदन जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत हूँ, आंशिक आधा सहमत हूँ और आधा नहीं। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ और जब ब्रेक से लौटूंगा तो इस सहमति और असहमति पे चंदन मिश्रा से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब कमल के फूल और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सांसद बनना है तो किसी को, कल एक प्रवक्ता हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी का टिकट संसद का परमिट है। एक वक्त कांग्रेस का टिकट भी बियरर चेक माना जाता था। जब इतना ही कॉन्फिडेंस है तो भाई 4-4 बार के सांसद, 3-3 बार के सांसद, 5-5 बार के सांसद जो हैं, जो उम्रदराज हो गए हैं, तो फिर किसी नए चेहरे को जीतकर भी जब उसको मोदी के नाम पर जीतना है तो नया चेहरा भी दिया जा सकता है, वो भी जीत जाएगा। तो क्या ये जोखिम क्यों नहीं ले पाई बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से लौट आए हैं। यूपी के 51 योद्धा, ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी हो चुकी है। 195 उम्मीदवार हैं। 34 केंद्रीय कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 28 महिलाएं हैं इसमें, 57 दलित उम्मीदवार हैं, बहुत सारे ओबीसी हैं, 47 इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 51 सीटें घोषित हुई हैं उनमें 47 मौजूदा सांसद हैं, यानी टिकट कटे नहीं हैं। जैसी आशंका थी कि टिकट कटेंगे, यानी कि जो पुराने सांसदों पर ही भरोसा किया गया है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चंदन मिश्रा साहब जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि जब टिकट और जीत मोदी के नाम पर होनी है, कमल के फूल के नाम पर होनी है, तो किसी को लड़ा दो। राघवेंद्र सिंह राजू के पास जा रहे हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, मेरा सवाल है, चंदन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और चुनाव की बैठक में अभी ये बात हुई थी कि भाई कमल का फूल और नरेंद्र मोदी को याद रखो। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं, एक से एक जो सांसद हैं वो गजब के हैं। उनके संसदीय क्षेत्रों का हाल आपको पता है, हमें भी पता है, बिल्कुल काम नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि अगर 74 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी तो कम से कम 20-25 सांसद कम से कम बदलेंगे। लेकिन बदले वही हैं, जहां उम्मीदवार वहीं बदले हैं, पिछले उम्मीदवारों को रिपीट नहीं किया जहां बीजेपी हारी थी। और उन जो हारी वाली सीटों पर उधार के उम्मीदवार हैं, 2 बीएसपी के हैं, एक कांग्रेस का है और एक आदमी अलग तरीके का लेकर आ गए। बाकी पुराने सांसदों पर भरोसा जताया गया है। तो हमारा उलट सवाल है राजू जी आपसे कि अगर इतना ही सब कुछ है, जैसा कि है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई मोदी के नाम पर वोट पड़ना है तो किसी के गले में घंटी बांध दो, वो पहुंच जाएगा अपने स्थान पर जहां उसे पहुंचना है। तो फिर नया नेतृत्व क्यों नहीं? जो बातें होती हैं कि नया नेतृत्व डेवलप करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो फिर किसी को दे सकते हैं टिकट। फिर इन लोगों पे क्या भरोसा करना जो 5-5 बार के, 4-4 बार के, 3-3 बार के जो मुड्ढ सांसद हैं,
जो इलाके में जा नहीं रहे हैं, जनता की बात सुन नहीं रहे हैं, तो कुल मिलाकर इन पर क्यों भरोसा जताया गया? राजू जी। दुर्गेन जी, आप देख रहे हैं जो स्थितियां आज दिख रही हैं पूरे देश में, ऐसा लग रहा है कि जैसे राम मंदिर बनने के बाद और जैसे ज्ञान वापी का भी एक आदेश आया और इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि वाला मुद्दा भी है। अब स्थितियां अगर जहां तक आप बता रहे हैं कि अगर आयु वर्ग को लेकर के है, तो चूंकि 4 सितंबर 1950 के हिसाब से 17 सितंबर 1950 के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, उसके इर्द गिर्द के सब सांसद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये देख लीजिएगा, सारी लिस्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि जो स्थितियां अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के और तमाम जो स्थितियां आई अभी ईवीएम को लेकर के भी है, तो स्थितियां परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश की हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर योगी राज है और मोदी और योगी राज में जिस किसी को भी परमिट दे दिया जाए, अभी आपने बोला भी था, जिस किसी को थमा दिया जाए। आपने स्वयं बोला कि महाराष्ट्र से कृपा शंकर सिंह जी को जौनपुर लाया गया, उनको टिकट दिया गया। ऐसे ही आपने खुद बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्र जी हैं, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। श्रावस्ती से दिया। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप किसी भी तरीके से भाजपा का टिकट पा जाइए, लेकिन कहीं पर जो हमने आपको बात बताई थी कि कुछ चीजों पर वो मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे मैनपुरी की सीट है, अब आजमगढ़ पे निरहुआ पे उन्होंने, चूंकि अखिलेश का टिकट डिक्लेयर हो गया, तो निरहुआ का कल परसों में कमेंट भी आया था। जो आज 51 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, निश्चित तौर पर यह भी है कि उन्होंने जो वेश बना रखा है, अभी तक न तो कांग्रेस ने कोई सीट डिक्लेयर की है, समाजवादी पार्टी ने जो डिक्लेयर की थी, अभी हो सकता है 19-20 वो चेंज भी कर लें, और जो सबसे बड़ा जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में अभी जो सीटें हैं उनमें फिरोजाबाद और अभी एक कमेंट भी आपने राज्यसभा चुनाव के बाद जया बच्चन जी का देखा था। आंतरिक जो स्थितियां समाजवादी पार्टी की भी चल रही हैं पारिवारिक में, वो सब चीजें दुर्गेन जी अच्छी नहीं है। लेकिन यहां बीजेपी ये संतुलन रखना चाह रही है कि हम जिसे भी टिकट थमा देंगे। इन सांसदों ने कुछ किया या नहीं किया, ये तो कोई बहुत ज्यादा रिपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि 5-5 बार का सर्वे हुआ और आपका अभी कानपुर नगर का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। कई लोग उसमें दावेदार हैं, कई प्रभावशाली लोग हैं। अरे साक्षी महाराज 7वीं बार लोकसभा का सांसद बन के जाएंगे। वो पिछली बार 6ठा चुनाव जीते थे लगातार, उससे पहले 5 चुनाव लोकसभा के जीत चुके थे, वो 7वीं बार लड़ेंगे। इस तरीके के लोग, देवेंद्र सिंह भोले लगातार लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े पुराने सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो संसदीय क्षेत्रों के छत्रप हैं, क्या उनको हटाने का, रिमूव करने के कोई बीजेपी नया नेतृत्व तो चाहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्या इन क्षेत्रीय छत्रपों को हटाने का जोखिम बीजेपी नहीं लेना चाहती? आपसे भी जो हमने मूल सवाल किया, तो आप बीजेपी की बजाय पलट के सपा में चले गए। समाजवादी पार्टी 32 लोकसभा सीटें घोषित कर चुकी है। बीजेपी से पहले उत्तर प्रदेश में, अगर इस देश में अगर किसी ने टिकट घोषित किया तो समाजवादी पार्टी है। वो बीजेपी दूसरे नंबर पर है टिकट घोषित करने में, और जहां समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग बेस है उत्तर प्रदेश। हमारा सवाल यह है कि भाई, अगर मोदी के नाम पर ही सांसद बन रहे हैं, तो राघवेंद्र सिंह राजू भी बन सकते हैं, चंदन मिश्रा, दुर्गेन्द्र चौहान, आलोक भदौरिया भी बन सकते हैं। तो नया नेतृत्व क्यों नहीं? जो पुराने लोग थे, जिनको नॉन परफॉर्मर कहा जाता था, अभी तक तमाम रिपोर्ट्स, तमाम सर्वे, इतने सर्वे आ रहे थे, कुछ कहने को नहीं, वो कहां चले गए सर्वे? चंदन मिश्रा ने कहा कि सब कपोल कल्पित हैं, पत्रकार लोग सर्वे निकाल लेते हैं अपने आप। जी, ये भी चर्चा थी कि 33% महिलाओं को इस बार मौका मिलेगा। राजू जी, मेन में आइए। आप राजू जी, आप घुमा रहे हैं, आप महिलाओं पे चले जा रहे हैं, दलितों पे चले जा रहे हैं, कांग्रेस पे चले जा रहे हैं, बीजेपी पे बात नहीं कर रहे हैं आप ये बताइए, जो ये लोग हैं, मुझे तो इस बात पे लग रहा है कि भाई इनका तो टिकट काटने की हिम्मत ही नहीं कर पाई बीजेपी। हम तो इन शब्दों में कह रहे हैं इस बात को कि ये इतने जड़ीले लोग हैं, बीजेपी नहीं चाहती ऊपर से चाहे 400 पार और चाहे 500 पार, लेकिन अंदर की स्थिति यह है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने लेकिन नरेंद्र मोदी को बीजेपी, संघ परिवार, पूरा संगठन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वो सोच रहा कि भाई जो है जीतो, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं। खाम पता चला 4 के टिकट बदल दो, पूरे चुनाव में हल्ला मचने लगा, तमाम बवाल मचने लगा। अगर 2 सीटों पर प्रभाव होगा तो बगल वाली सीट पर भी जो विरोधी दावेदार था,
अगर जो मान लिया राघवेंद्र सिंह राजू फरक्काबाद से मांग रहे थे और मुकेश अग्रवाल की बजाय, मुकेश राजपूत की बजाय अगर राठौड़ साहब को टिकट दे दी गया तो राजू जी भी नाराज हो जाएंगे, तो बगल वाली सीट पे भी फावड़ा लेकर जुट जाएंगे खोदने में। तो ये जोखिम कहीं ना कहीं डर आपको नहीं नजर आ रहा है इस सीट पे, मतलब पूरे जो उत्तर प्रदेश के जो 51 घोषित किए गए हैं विधानसभा में कटेंगी, वही चीजें आप इसमें भी देख रहे हैं। लोकसभा में इस तरीके का माहौल बनाया गया, लेकिन अंतोगत्वा ये बात सच है, आपकी बात एकदम सही है कि आखिरकार ये सांसद जो फ्री हो जाते तो कहीं विपक्ष के जो लोग, अभी बसपा ने सीट नहीं डिक्लेयर की, तमाम ऐसे जो लोग हैं, अभी सलमान खुर्शीद की फरक्काबाद की जहां आपने चर्चा कर दी, सलमान खुर्शीद का अपने आप एक्स पे लिख करके आ गया। अब चर्चा ये भी है कि हो सकता है बहुजन समाज पार्टी में ना वो आकर के मैदान में आ जाए। तो स्थितियां देख लीजिएगा। इसके अलावा भी जो आप जो देख रहे हैं कि आज के समय में जो ओबीसी फैक्टर सबसे बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भी वो नहीं चाहते किसी भी तरीके की नाराजगी हो। हाँ, कुछ चीजों में जो चीजें चल रही थी, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं दबाव था, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी का टिकट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरीके से सुरेंद्र सिंह बैरिया वाली वाले पिछले आपने देखा हो 2022 में जब वो विवादों में आए थे तो बीजेपी ने उनको अंतिम समय तक घेरे रखा, टिकट नहीं दिया। ये पैमाना नहीं है। टेनी को लेकर हल्ला मचा, पूरा देश धरना दिए रहा, किसानों को कुचल डाला, मार डाला। क्या हुआ? टेनी को टिकट मिला ना। दुर्गेन जी, कौशल किशोर जी को भी लेके मचा, ऐसा नहीं है ना टिकट। और तमाम मेरा सवाल यही है राघवेंद्र जी कि जो लोग, जिनको विपक्ष दागी कह रहा था, बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई इनको हटाना पड़ेगा, उन लोगों को टिकट दिया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जो ऊपर से दिख रहा है कि साहब बिल्कुल विपक्ष खंड खंड है, विपक्ष में कोई दम नहीं है, ये सूची तो ये बता रही है कि विपक्ष में दम है, इसीलिए कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं वो। अगर ऐसा नहीं है, लड़ाई बहुत मतलब आप ये मान लीजिएगा बहुत चुन चुन कर है। अभी आपने देखा पीलीभीत से वरुण गांधी का भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, मेनका गांधी का सुल्तानपुर से भी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो स्थितियां जो आप देख रहे हैं, और मैं समझ रहा था रामपुर, मुरादाबाद, इन तमाम सीटों पर कुछ नए चेहरों की बात जो चल रही थी कि भाई इनको मिलेगा वहां पर टिकट, लेकिन वहां पर उन लोगों के टिकट अभी डिक्लेयर नहीं किए गए। नहीं, रामपुर में आ गया धर्मेंद्र, राघवेंद्र जी, रामपुर में दे दिया है लोधी जी को, घनश्याम लोधी को दिया है टिकट, वहां से रामपुर में दिया है, घनश्याम लोधी को टिकट दिया है उन्होंने। चुनाव जीते थे घनश्याम लोधी जी, हाँ, उनको जो है इसलिए टिकट दिया है, लेकिन वहां पर एक नया नाम की चर्चा थी, गर्मा सिंह को टिकट मिलेगा। गर्मा सिंह है, आकाश सक्सेना दावेदार थे, आकाश सक्सेना भी दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। कैराना में प्रदीप कुमार है, कोई इनके बारे में बहुत जानता नहीं हूं मैं, क्या इनकी शख्सियत है क्या है, लेकिन ओवरऑल आप देख लीजिए तो कहीं भी ज्यादातर रामशंकर कठेरिया इटावा से लड़ेंगे, सुब्रत पाठक कन्नौज से लड़ेंगे, आरके सिंह पटेल को लेकर तमाम चर्चा थी, वो बांदा चित्रकूट से लड़ ही रहे। लल्लू सिंह, ये कहा जा रहा था कि लल्लू को तो टिकट मिलबे नहीं करेगा इस बार अयोध्या से, और लल्लू सिंह फिर टिकट पा गए। नहीं, लेकिन दुर्गेन जी, जो सर्वे की टीम थी, उस सर्वे की टीम के आधार पर माना जाए तो जो सर्वे के निकल करके आ रहे थे आंकड़े, उनमें यह था कि 40% सीटें निश्चित बदली जाएंगी। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि 2022 ये एक तरीके से बीजेपी ने लोकसभा में भी दोहरा दिया है। यहां बीजेपी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी कि यहां पर हम अपने लोकसभा के, अब देखिए नीलम सोनकर, नीलम सोनकर जो 19 का चुनाव हारी थी, नीलम सोनकर वो विधायक है इस समय मौजूदा, और आपकी बड़ी करीबी मित्र भी है नीलम सोनकर, आपको पता है, और वो उनको दोबारा फिर टिकट पा गई लालगंज से। वो सोनकर जी संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और इसके बाद निश्चित तौर पर वहां पर वो, चूंकि सीट आपने देखा हो कि वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, बाद में उपचुनाव में जो भी स्थितियां बनी, लेकिन नीलम सोनकर का भी बीजेपी के कैडर में एक अच्छा है, क्योंकि वो संगठन से जुड़ी हुई है और उनके हस्बैंड भी आईएएस हैं, तो ये प्रभावशाली लोग हैं। और प्रभावशाली राघवेंद्र जी, रोक रहा हूं आपको, सुब्रत पाठक जिनको टिकट मिला है कन्नौज से, वो कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है। मैं कन्नौज की महान जनता के चरणों में शीश नमन करके बहुत हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट कंफर्म होते ही कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ,
और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है, ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी कुछ सारे परिवार की उन्नति होती है और सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता तो होगी। जैसे कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? नहीं, देखो, जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है। और ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है। और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहा है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनाव यहाँ लड़ेंगे। नहीं, देखो, अब वो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और वो जहां से चाहे लड़ सकते हैं, उनको किसी ने रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ के ऊपर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व की ओर से मुझे यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करूंगा। सामने कौन? सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि भाई वो स्वयंभू नेता है, अखिलेश यादव कहीं से भी लड़े। मुकाबला दिलचस्प होगा अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो। राघवेंद्र सिंह राजू के पास जा रहे हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, पुष्पेंद्र चंदेल तीसरी बार टिकट, महोबा चित्रकूट जो माफ कीजिएगा हमीरपुर महोबा जो लोकसभा सीट है, 14-19 में 2 बार सांसद, तीसरी बार फिर टिकट। और पुष्पेंद्र चंदेल के बारे में फीडबैक है, अभी आप फोन मिलाइए, आप मिलाकर खोपड़ी पटक देंगे, फोन नहीं उठेगा, आप मिला दीजिए। पूरी क्षेत्र की जनता त्रस्त, सैकड़ों फोन हम लोगों के ऊपर आते हैं, उनको भी टिकट मिल गया है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जनता को एक तरीके से नजरअंदाज किया है, जनता को त्रस्त किया 5 साल, वो टिकट पा गए हैं। ये मैं बड़ा जरा आश्चर्यजनक नजर आ रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हमने भी देखा, अब आलोक जी बेहतर बताएंगे कि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने के बाद मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, रमेश बिधूड़ी, मतलब जो फायर ब्रांड बड़े नेता थे जो पूरे 5 साल विपक्ष को लाठी लेकर दौड़ाते रहे हैं, उन सबके टिकटें साफ हो गए। तो उत्तर प्रदेश में उम्मीद थी कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह होता तो बहुत सारी चीजें होती। टिकट मिल गया आलोक जी, टिकट मिला, बिधूड़ी को टिकट मिल गया। रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं आलोक जी, वो रमेश बिधूड़ी नहीं है, रमेश बिधूड़ी नहीं है, रामवीर बिधूड़ी हैं, पहले कांग्रेस में रहे हैं और वो रमेश बिधूड़ी से बड़े नेता हैं। वो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, वो रमेश बिधूड़ी हैं जो बयान बहादुर रमेश बिधूड़ी हैं वो, और ये रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं। तो ये दूसरे बिधूड़ी को दे दिया गुर्जर समाज के और रामवीर बिधूड़ी को किनारे किया। राघवेंद्र सिंह राजू, बहुत सारे सांसदों को आप जानते हैं, मुझे लगता है आप बच रहे हैं, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, आप सीधे सीधे बात कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, ये मुश्किल से 2% भी लोगों के टिकट नहीं कटे, 3% लोगों के। ऐसा नहीं कि मैं किसी के टिकट कटवाना चाहता हूं या मेरी कोई हैसियत है टिकट कटवाने और दिलवाने में, लेकिन स्थिति है ना कि इसका मतलब बीजेपी जिस तरीके से, इसमें भी कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक दो डिप्टी सीएम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं कुछ इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। दुर्गेंद्र जी, आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में जहां तक बुंदेलखंड की बात है, बाबूराम एमकॉम के मरने के बाद स्वतंत्र देव सिंह जी जो है भाजपा के अपने अध्यक्ष भी रहे और इस समय जल शक्ति मंत्री हैं। आपको निश्चित तौर पर मालूम है कि युवा राजनीति से लेकर के और अभी तक कुछ चेहरे ऐसे हैं कि उनके द्वारा ही जो है उनको। राघवेंद्र जी, कृपा शंकर सिंह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जौनपुर के बीजेपी उम्मीदवार, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह। मैं कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बोलना चाहता। एक फिल्मी गाना है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू है, जब
जब से न्याय यात्रा शुरू हुई तब से उनकी पार्टी के कई लोग वरिष्ठ नेता भी उन्हें छोड़ के चले जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में प्रतिक्रिया देना मेरे सामान्य छोटे कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता। कृपा शंकर सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी हैं। कृपा शंकर वो नेता हैं जो हर जगह अपना जुगाड़ बनाकर रखते हैं। उनको पता नहीं कि कल पता नहीं क्या हो, राहुल गांधी के पास जाना पड़े, तो वो बोले नहीं कुछ, लेकिन वो लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस में रह के, और बीजेपी ने, बहुत सारे बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने उन पर सैकड़ों करोड़, 500-700 करोड़ के घोटाले के भी आरोप लगाए थे। उनको जौनपुर से टिकट मिला है। राघवेंद्र सिंह राजू, आप कुछ कह रहे थे, उसको कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था, राजनीति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहयोग होता है। आज चाहे सुब्रत पाठक जी की बात करें आप, चाहे पुष्पेंद्र चंदेल जी की बात करें, बुंदेलखंड में और कानपुर के आसपास के इर्द इलाके में जितने भी विधान परिषद में भी लोग पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह जी को उनका सहयोग मिलता रहा। अब आप स्थितियां जो बता रहे हैं, ये अकेले उनकी बात नहीं है। आज आप उत्तर प्रदेश में 50% सांसदों के अगर आप उनके सीयूजी मिलाएंगे तो उनके सीयूजी उठते नहीं है। ये जो आप नैरेटिव वाली बात कर रहे थे, इसीलिए सर्वे 5 फेज में बीजेपी करा रही थी। अभी जैसे आपने बताया भाई कृपा शंकर सिंह जी से मैं बहुत लंबे, कम से कम 25-30 साल से मैं उनको जानता हूं, मुंबई से लेके और जौनपुर तक। कहने का तात्पर्य है कि हर चीज देखिए वो बचाव में है, वो राहुल गांधी के प्रति उतने एग्रेसिव होकर के कोई बात या कोई चीज नहीं रखना चाहते। राजनीति में इस समय मोदी जी की लहर चल रही है और सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि किसी को भी खड़ा कर दीजिए, दुर्गेन जी वो भाजपा से जीत करके आएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर है। अब भाजपा क्या प्रत्याशी लड़ाती है, इसके बाद क्या प्रत्याशियों के और चयन होते हैं। राघवेंद्र जी आप स्लिप हो जा रहे हैं, बार बार आप स्लिप हो जा रहे हैं, बसपा की तरफ चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब कोई भी जीत जाएगा तो फिर बदला जा सकता था ना। संगम लाल गुप्ता को भी टिकट दे दिया बीजेपी ने, पहले अपना दल में थे प्रतापगढ़ से, फिर उनको टिकट मिल गया। उनको लेकर कितना विवाद हुआ वहां पे प्रतापगढ़ में। आप ही लगातार इस बात को बता रहे थे कि बहुत नाराजगी है संगम लाल गुप्ता के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेन जी बगल में ये है, महाराज मछली से है, 189 वोट से जीते वहां के प्रत्याशी। मैं समझता हूं देश में कम से कम 50 सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन जो है 5,000 10,000 के आसपास रहा है, 15,000 तक। 15,000 के आसपास जो अंतर रहा है उन पर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, जो बिखराव आपको दिख रहा है या चीजें दिख रही हैं अन्य राज्यों में, तो दक्षिण में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ रहा है, तो ये कुर्सियां जो आप बता रहे हैं 400 पार, मैं समझता हूं आज की जो सूची है ये बहुत इस बात को दर्शा रही कि बीजेपी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दबाव में है और उस दबाव में उन्होंने प्रत्याशी बदलने का कोई भी जोखिम नहीं लिया। और जो जहां जौनपुर की बात आपने रखी है वहां आप ये बात मान के चलते हैं कि वहां पर धनंजय जी जब निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं दबाव रहता है। एक बार तो उन्होंने जनसभा तक नहीं होने दी थी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो ये तमाम चीजें हैं। हो सकता कृपा शंकर जी के आने के बाद उन तमाम डैमेज कंट्रोल को बीजेपी रोकने का काम वहां कर रही हो सकता कि धनंजय जी जो लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के संपर्क में थे और वहां से लोकसभा लड़ना चाह रहे थे, तो वो हो सकता है सुल्तानपुर शिफ्ट कर जाए या इधर उधर सीट पे मांगने लगे टिकट। तो ये तमाम अभी स्थितियां बनेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 20 सीटें बदलेगी उत्तर प्रदेश में चेहरे, तो अभी 29 सीटें हैं। ये ठीक है कि उसमें से कुछ अभी घोषित कर दिया। राघवेंद्र जी नहीं पूरा हो रहा, राघवेंद्र जी नहीं पूरा हो रहा, 23 सीटें और बची हैं, 23 में 20 थोड़ी बदल देंगे। अभी देखो अनुप्रिया पटेल तक की घोषित नहीं की, जबकि निषाद पार्टी के लड़के प्रवीण पटेल जी को घोषित कर दिया। भाई केंद्रीय मंत्री थी अनुप्रिया पटेल जी का भी टिकट बीजेपी आज घोषित कर सकती थी। नहीं, वो अपने टिकट पर लड़ेंगी ना, वो तो अपने सिंबल पर लड़ेंगे, वो क्यों घोषित करेंगे। और प्रवीण निषाद पिछली बार बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। ये भी चल रहा है कि अगर सोनभद्र की जगह हो सकता है कि वो सुल्तानपुर पे भी उनका चल रहा है कयास। अनुप्रिया पटेल अपना दल के सिंबल पर लड़ेंगी, अपना दल सोनेलाल के सिंबल पर। और जैसे संगम लाल गुप्ता अपना दल के थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने टिकट दे दिया। प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे, जरूर वो निषाद जी के बेटे हैं, बीजेपी के सिंबल पे निषाद जी चाह रहे थे कि हमारे सिंबल पे हमें उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन वो अब होता दिख नहीं रहा है। दुर्गेन जी कल तक ये भी चर्चा थी कि जौनपुर से रमेश लड़ेंगे, शाहगंज के विधायक निषाद पार्टी से। एक चर्चा ये भी थी कि जहां आपने लिख दिया घोषित हो गई, वहां पर जो है ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी लड़ेगा, उनका बेटा लड़ सकता है। अब गाजीपुर
में जो स्थितियां बनेंगी, हो सकता है ब्रजेश सिंह जाकर के गाजीपुर लड़ जाए, जो मीडिया में सुर्खियों में है। तो स्थितियां जो भी हैं, अभी क्षेत्रीय दल है, हो सकता है कुछ और भी कोई दल आ जाए। हम तो कह रहे हैं कि वहां ब्रजेश सिंह की बजाय कहीं सिन्हा जी का बेटा न लड़ जाए। हम तो इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हैं। ये भी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें, क्योंकि इस समय बीजेपी का टिकट जो पा गया कहीं से भी, आप लग रहा होगा आपको, तमाम जो सर्वे आ रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी से तमाम हम बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, वो कह रहे थे भैया जयवीर सिंह जो वहां कैबिनेट मंत्री है, तो चूंकि अब ये भी एक है कि कैबिनेट मंत्री एकमात्र है छत्रपों में वो, तो लोगों के दिमाग में ये एक तो छत्री कैबिनेट मंत्री है और उसी को तो मैनपुरी में अखिलेश के खिलाफ लाना चाहते हो। तो ये निश्चित तौर पर है, मैं इस बात पे आश्वस्त हूं कि बीजेपी जाति गणित के आधार पर फिरोजाबाद और मैनपुरी में छत्री ही लड़ाएगी। यह आप तय कर लीजिएगा, अभी तक वहां ओबीसी मैनपुरी में लड़ता रहा, लेकिन इस बार बीजेपी वहां किसी छत्रप को ढूंढ रही है और किसी मजबूत छत्री को ला करके तो उस शहीद करवाइए, शहीद ही होना है वहां। वहां शहादत में नाम लिखा जाएगा। वहां कुछ है नहीं। आलोक भदौरिया जी के पास मैं जा रहा हूं। भदौरिया जी, दिल्ली में बहुत वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम बड़े संस्थानों में इस देश के आप संपादक रहे और अभी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं पत्रकारिता में। दिल्ली को लेकर क्या हड़बड़ाहट दिखी? ये क्यों ऐसा हुआ? अगर इतने ही नॉन परफॉर्मर थे तो फिर ये तो बड़े चमकते चेहरे थे जो हटाए गए। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का डर साफ दिखाई दे रहा है और वो डर केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से पैदा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए दो सांसद का तो ये निश्चित तौर पे माना जाता था कि वो सक्रिय नहीं है तो उनका टिकट एक बार बड़ा मुश्किल है, जैसे गौतम गंभीर का है या हंसराज का है, इनका तो माना ही जा रहा था कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल था इनके लिए जीतना, क्योंकि ये बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थे। लेकिन कुछ का बदल, अगर आप देखा जाए 5 सीटों में से मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि शायद केवल एक ही सीट उन्होंने मनोज तिवारी की रिपीट करी है, बस सब बदल गए। हाँ, अभी 4 बदल दिए उन्होंने, अभी 2 और बाकी हैं, देखिए क्या होता है। तो ये जो डर है ना, ये डर मैं इसको राष्ट्रीय स्तर पर देख रहा हूँ। आप उसको चाहे किसी भी भाषा में आप इसको आत्मविश्वास बोले, चाहे ये बोले कि पहले घोषित कर दिए, कुछ भी कहें, लेकिन मेरे को एक ऐसा लग रहा है दिल्ली से एक मैसेज बहुत बड़ा जाता है और दिल्ली में अपनी सीट को बचाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। आप याद करिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक ऐसा हुआ था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि आपका वो शाहीन बाग तक ये सब चले, ये सब कुछ हो चुका था। अमित शाह भी बहुत जबरदस्त कन्विंसिंग सीएए आने वाला है, आलोक जी ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसलिए मेरे को एक ऐसा लगता है कि जो ये दिल्ली की जो सीट है ये एक पैमाना है। अगर ये दिल्ली की सीट हारते हैं तो इन्होंने एक तो ये कि एंटी कंपनसेशन को कम करने की कोशिश करी है, दूसरा ये कि पूरा दांव लगाने जा रहे हैं। अब लेकिन ये जिन चेहरों से दांव लगाने जा रहे हैं, जैसे कमलजीत सहरावत है, इनसे दांव लगाने जा रहे हैं, या जैसे आपने रामबीर सिंह का कहा, तो मेरा मानना है कि जहां तक रमेश भिदोड़ी की ज्यादा पहचान है, मतलब लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से वो केवल कमल का ही एक उम्मीदवार है पूरे देश भर में। मामला तो ये है ना, अब देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से परवान चढ़ेगा। और एक चीज मैं और देखना चाह रहा हूँ, आपने जैसे पुराने कैंडिडेट की बात की थी, तो मैं यहाँ एक चीज और देखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो वो निष्क्रिय थे, जो नेता है जो निष्क्रिय होने लगे थे, उनको वो फिर से सक्रिय कर रही है, उनमें फिर से जोश भरने का काम कर रही है। ये काम उसने वहां से किया था जब उसने लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब एक पकड़ा दिया था, भारत रत्न, मैं उसको ऐसे ही बोलूंगा कि पकड़ा दिया था, क्योंकि इसलिए मैं पकड़ा दिया बोल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर वो राष्ट्रीय हित में अगर कदम उठाया जाता तो एक अभी 26 जनवरी निकली थी, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता तो इतना भी नहीं सोच पाता कि अगर 26 जनवरी को ही कर्पूरी ठाकुर को दे दिया जाता है, सारे को दे दिया जाता 5-6 को, तो क्या बुरा था। तो इसलिए ये है कि पुरानों को करना। और फिर दूसरा, मैंने आडवाणी जी का नाम लिया तो उसने तमाम लोगों को सक्रिय किया। इधर हमारे शिवराज चौहान जी भी थोड़े से निष्क्रिय हो गए थे, उनको भी थोड़ा सा ढांढस बनाया। और दूसरा ये सुषमा स्वराज के जो चाहने वाले या जो उनके जो समर्थक हैं, ये उनको भी एक मैसेज दिया है बांसुरी स्वराज को लाकर। तो अब देखना यह है कि पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मुहिम थी, है जहां तक मैं ये मानता हूँ। अब सवाल यही उठता है कि कितने जुड़ पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपेक्षित भी किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में उपेक्षित किया गया, राजस्थान में उपेक्षित किया गया, छत्तीसगढ़ में भी कुछ हद तक उपेक्षित किया गया,
तो ऐसी स्थिति में क्या आपका बिहार में आपको लगता नहीं कि सुशील मोदी साहब थोड़े उपेक्षित महसूस करते होंगे? फिर निजाम बदला, बेचारों के हाथ में कुछ नहीं आया, अंगूर खट्टे ही निकल गए। तो सवाल है कि ऐसे जो अंगूर खट्टे वाली की जो जमात बढ़ रही थी ना, उसको थामने की कोशिश की गई है और वो कोशिश यहाँ से चालू हुई है। देखना है ये फॉर्मूला कितना कामयाब होता है। ठीक है, ठीक है। चंदन मिश्रा साहब, कार्यक्रम का अंतिम कमेंट, अंतिम टिप्पणी आपसे। बिहार को लेकर क्या समझ पा रहे हैं? झारखंड को लेकर तो देखिए मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को लाए और टिकट दे दिया झारखंड से। पुराने उनके गोड्डा से निशिकांत है ही, लेकिन जिन मधु कोड़ा को कहा जाता था कि घोटाले का प्रतीक, भ्रष्टाचार का प्रतीक, और उनकी पत्नी को लाया गया, कांग्रेस में वो थी, वो भ्रष्टाचार कांग्रेस वहन कर रहा था, बीजेपी की तरफ आ गया। बिहार को लेकर क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या स्थितियां परिस्थितियां? सेम यूपी वाली स्थिति रहने वाली है या बिहार में कुछ बदलाव होगा? झारखंड के बारे में आपने कहा, थोड़ा दो शब्द झारखंड पर भी बता दूं, फिर बिहार पर चर्चा करके खत्म करूंगा बात की। झारखंड में इस बार दो परिवर्तन, बड़े परिवर्तन देखने को मिले। जयंत सिन्हा का ट्वीट उस समय आया जब 2 घंटे 4 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी करनी थी। यह तो जयंत सिन्हा को संदेश जा चुका था, इस बार उनको टिकट नहीं मिल रहा है, और जिस व्यक्ति को रिप्लेस किया गया वह वहां के स्थानीय हैं और उनसे कम उम्र के हैं। वहां भी विधायक हैं हजारीबाग सदर के, जिनको वहां संसदीय क्षेत्र के टिकट दिया गया है। दूसरा परिवर्तन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक पूर्व मंत्री थे सुदर्शन भगत, केंद्रीय मंत्री, जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनकी जगह समीर उरांव, एकदम युवा चेहरा है, उसको इन्होंने इम्पोज किया। उनका कार्यकाल राज्यसभा का खत्म हो रहा है मार्च में, और जाहिर है कि उनको दिया है वहां पे। और एक जो सीट लड़ाना चाह रही है भाजपा, जो राजमहल में, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की एकमात्र सीट है, वहां पे ताला मरानी इनके पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के हैं, वो भी नौजवान हैं, बिलो 50 हैं, उनको वहां तैनात किया है। तो कुल मिला के परिवर्तन है। आपने गीता कोड़ा का नाम लिया है, उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। गीता कोड़ा 2014 के ही 2019 के इलेक्शन में ही आने वाली थी, लेकिन ये मामला, गाड़ी निकल गई थी, थोड़ा लेट हो गई, अदरवाइज 2019 में ही वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद वहां से होती, चाईबासा से। और जहां तक बात है कि मधु कोड़ा का मामला, उस पर चर्चा खूब हुई है। मधु कोड़ा पर जितने आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, मुझे लगता है कि किसी और दल ने कोड़ा से मैंने बहुत सारे सवालों पर इंटरव्यू किया उनका, उस दौर में भी और बाद में भी। जरा बिहार पे जल्दी से, बस बहुत कुछ सेकंडों में जरा प्रकाश डाल दीजिए जल्दी से। बिहार में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें देखना होगा कि जदयू के कितने प्रत्याशी बदले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्कोप नहीं है बदलने का। इसलिए मुझे लगता है कि कमोबेश परिणाम वही होंगे टिकट बंटवारे में जो पिछली बार 2019 में रहे। या उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति नजर देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति? जी 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 जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चंदन जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सिंह राजू, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो इस हमारे खास कार्यक्रम यूपी के 51 योद्धा से जुड़े रहे। वास्तव में ये सवाल तो बार बार उठ रहा है कि बीजेपी ट्राइड और टेस्टेड लोगों के साथ गई है, जो लगातार सांसद हैं, 3 बार से, 2 बार से, 4 बार से उनके साथ में गई है। बहुत सारे टिकट बदलने का जोखिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी उठा नहीं पाई है, ले नहीं पाई या लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस बार लक्ष्य है 400 पार। नमस्कार।